क्रॉनिकल एकेडमी के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी 71वीं मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। पहले भी हमने बताया आपको कि जो जीएस का पेपर होता है पेपर 1, उसका पार्ट 1 जो होता है वो मॉडर्न इंडिया और कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और इस खंड से 114 नंबर का सवाल आपको होता है आउट ऑफ 300। तो एक मेजर सेक्शन है। पहले के ज़माने में एक सवाल 38 नंबर का आता था और उसको आपको जवाब देना होता था, यानी फुल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन होता था। अभी थोड़ा सवाल पूछने के तरीके में फ़र्क आया है। अब पहला सवाल जो है वो टिप्पणी है और सबके सामने नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर और 7 नंबर। यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से भी एक नया चीज़ जोड़ दिया गया, उससे भी सवाल पूछ लिया गया। तो अब आपके पढ़ाई के सिलेबस में भारत के संवैधानिक विकास को भी पढ़ना जरूरी हो गया। ये बिहार से जुड़ा हुआ सवाल हो गया। पहले इस तरह के सवाल में, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, तो 38 नंबर का सवाल आता था, आज 8 नंबर का सवाल आ रहा है। संथाल अपराइजिंग, ट्राइबल रिवेलियन, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया कि ट्राइबल रिवेलियन से जुड़े हुए सवाल होते हैं। तो ट्राइबल रिवेलियन जो पहले ये 38 नंबर का होता था, आज 8 नंबर का सवाल है। पटना कलम चित्रकला, ये भी पहले 38 नंबर का सवाल लोग पूछते थे, एलोटेड है। और मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला, ये भी पहले के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो 38 नंबर का सवाल हुआ करता था, आज ये 7 नंबर का सवाल, 7 मार्क्स का सवाल हो गया। तो अब सवाल पूछने के ट्रेंड में परिवर्तन हुआ। अब जो आपको है यहाँ 5 सवाल हैं और 5, हालांकि ये जरूर है कि जब टिप्पणी के तौर पर सवाल आते हैं और अलग अलग सवाल होते हैं तो आप अगर ठीक से लिखते हैं तो नंबर ज़्यादा मिलता है। तो टिप्पणी के तौर पर अगर सभी सवाल आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं और लिख सकते हैं तो एक सवाल लिखने के मुकाबले टिप्पणी लिखने में आपको ज़्यादा नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, पाँचों का पाँचों आपको लिखना है। अब देखिए कि आगे का जो सवाल है वो चंपारण सत्याग्रह यानी नील आंदोलन, जो गांधी बिहार आए और इस पर 4-5 वर्षों से लगातार सवाल आ रहा है। 1917 में गांधी बिहार आए थे, उसी समय से बिहार में गांधी के आने का 2017 में 100 साल मना और लगातार कहीं ना कहीं से चंपारण सत्याग्रह पर, गांधी इससे जुड़े हुए विषयों पर, टॉपिक पर लगातार सवाल आ रहा है। तो इसमें एक विस्तृत तौर से पढ़ने का जरूरत होता है और ये 38 नंबर का सवाल है। तो चंपारण सत्याग्रह के हर पक्ष को जानना जरूरी है कि किस तरह से चंपारण आंदोलन हुआ, नील आंदोलन हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर उसका क्या प्रभाव हुआ। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का मास इंटरेक्शन यहाँ पर पहली बार हुआ और जनता के सहयोग के बदौलत सरकार की नीतियों को परिवर्तन करवाने में गांधी ने यहाँ सफलता पाई। तो बिहार गांधी के सफल आंदोलन के शुरुआत का आधार बना है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी को जो एक बड़ी पहचान भारत के संदर्भ में मिली, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो किया इंटरनेशनल सब जगह पहचान मिली, लेकिन भारत में आंदोलन की शुरुआत निश्चित रूप से चंपारण से हुई और जनता के सहयोग से उन्होंने वो काम किया। उसके अथवा में है कि भारतीय राष्ट्रीय हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये एक जनरल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन में जनरल ही नंबर मिलता है। अगर आपको चंपारण पर पकड़ हो तो इसको इस तरह के सवाल लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा नंबर होगा। इसमें तो जनरल बात है, जनरल बातें लिखी जाएंगी। तीसरा जो सवाल है वो है एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा का फैलाव का परीक्षण कीजिए। देखिए, अंग्रेजों के भारत में आने का मतलब था स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन उस ज़माने में प्रारंभ में बंगाल में अंग्रेज रहे, बंगाली लोग पहले उनके संपर्क में आए, बंगालियों ने पहले शिक्षा पाई। आप पढ़ते होंगे कि राजेंद्र बाबू भी कलकत्ता जाकर पढ़े थे और
वहाँ पर उन्होंने अपनी विद्वता दिखलाई। हर चीज़ का सेंटर, कल्चरल सेंटर, इंटेलेक्चुअल सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर भी कलकत्ता बनकर ही उभरा। बिहार के बारे में लोगों में बहुत सारी बातें थी कि हाँ, अंग्रेज़ों ने भी लिखा है कि बिहार के लोग शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सकुचाते थे, और ट्रेडिशनल जो स्कूल सिस्टम बिहार में चलता था, या भारत का भी जो शिक्षा व्यवस्था ट्रेडिशनल था, उसको बदलने में टाइम लगा। NCERT की किताब में भी ये बातें लिखी गई हैं कि किस तरह से भारत में प्रारंभिक शिक्षा चली, और टोला में, मोहल्ला में, और सीजनल एजुकेशन होता था। और हमारे देश में पहले क्लास 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग कक्षाएं नहीं बैठती थी, एक ही साथ सभी बच्चे बैठते थे और गुरुजी उनको पढ़ाते थे। तो उस चीज़ में जो परिवर्तन हुआ, जिसने भारत के और बिहार के भी माइंड सेट में धीरे धीरे परिवर्तन लाया। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन का जो पहला प्रभाव है कलकत्ता में हुआ, फिर बॉम्बे में हुआ, फिर मद्रास में हुआ, और बिहार के संदर्भ में ये धीरे धीरे फैला है। पटना कॉलेज और भी कॉलेज धीरे धीरे, फिर जिला स्कूल का कंसेप्ट आया, सभी जिला में जिला स्कूल खोले गए, जो आज भी हैं। अब हालांकि उस स्थिति में नहीं है, लेकिन ये सब अंग्रेज़ों का दिया है। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, उसके बाद एजुकेशन का फिर स्प्रेड है, यूनिवर्सिटीज़ बने। तो उस संदर्भ में बिहार में क्या क्या एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी संदर्भित करके आपको उसको पढ़ना है। अच्छा से लिखेंगे तो इसमें अच्छा नंबर आएगा। अब है जो एसेज द कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। रचनात्मक कार्यक्रम गांधी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांधी ये समझते थे कि लोगों को केवल हम पॉलिटिकली अवेयर करेंगे उससे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस ज़माने में लोगों को इतनी भी समझ नहीं थी कि उपनिवेशवाद क्या है, भारत के लिए क्यों खतरनाक है। तो व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, तो पहले ये समझाना था कि उपनिवेशवाद कैसे भारत के लिए हानिकारक है, तब न उपनिवेशवाद के अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म हम जाएंगे। तो इस बात को करने में गांधी का बड़ा योगदान है। उससे पहले भी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनका मास बेस उतना ज़्यादा नहीं था कि वो लोगों में बड़े पैमाने पर कर पाए। तो माध्यम केवल भाषण देने से दुनिया नहीं बदलती है, तो इसीलिए गांधी ने चरखा का कार्यक्रम लोकप्रिय किया, खादी को किया, रचनात्मक कार्य गाँवों में जाकर शिक्षा के बारे में बात कही, साफ सफाई के बारे में बात कही, छुआछूत को पहली बार राष्ट्रीय मुद्दा गांधी बनाते हैं 1920 के आंदोलन में, अनटचेबिलिटी को, और इसे लगातार गांधी आगे लेकर चलते हैं। गांधी के बारे में चाहे जो भी लोग बोले, लेकिन अनटचेबिलिटी को नेशनल मुद्दा बनाने वाले गांधी पहले थे, और उनका व्यापक फलक पर विस्तार प्रभाव था। इसलिए इस मुद्दे को ज़्यादा ऊंचा रखने में गांधी को सफलता मिली। अप्रोच पर और तौर तरीके पर अंबेडकर में क्या फ़र्क है, गांधी में, ये अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता को समझने का काम गांधी ने बहुत ही शिद्दत के साथ किया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता इनके रचनात्मक कार्यों का हिस्सा था। तो जब आंदोलन नहीं चल रहा है या लोगों से एक जुड़ाव का मुद्दा है, किस तरह से खादी कांग्रेसियों की पहचान बना, गांधी टोपी लोकप्रिय हुआ, तो वो रचनात्मक कार्यों का हिस्सा था, जहाँ लोग खादी बुनते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी गांधी के आंदोलन का था, क्योंकि खादी को लोकप्रिय करना था, इसका मतलब है कि हम अंग्रेजी वस्त्रों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्शन के बदले कोई आपको विकल्प तो चाहिए। फिर आंदोलन आप कर रहे हैं घर से जाकर केवल, और गांधी का आंदोलन लंबे समय तक चलता था। गांधी कोई 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन का आंदोलन नहीं, बरसों तक आंदोलन चलता था। तो कोई भी व्यक्ति जो आंदोलन में जाएगा, चौराहे पर बैठकर जब वापस आएगा, तो उसकी घर की ज़रूरतें उसे आँख तरेर कर देख रही होंगी। धीरे धीरे गांधी ने इसे महसूस किया। अब उन्होंने क्या किया कि आप धरना पर बैठिए, चरखा चलाइए, सूत बुनिए, और लौटते समय सूत करघे वाले को बेच दीजिए। 2 आना 4 आना मिला, उस पैसे से आप आटा चावल खरीद कर घर ले गए। तो आपने आंदोलन भी किया, आप धरने पर भी बैठे, चरखा चलाया, सूत बनाया, उसे जाके करघे में बेच दिया, और उससे कुछ लेकर चले गए, तो घर वाला गाली भी नहीं देगा। अब उसका दूसरा एस्पेक्ट ये था कि हमने कहा कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। तो खादी जब लोकप्रिय होगा, तो अगर हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे तो कोई ना कोई वस्त्र तो पहनेंगे।
तो खादी को लोकप्रिय बनाने का मतलब था कि हाँ, खादी जो करघे वाले प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोडक्शन है उसका कंजप्शन भी हम तैयार रखें। तो जब माइंडसेट बदला कि हाँ कंजप्शन करना है खादी, तो यहाँ प्राइमरी प्रोडक्शन से कंजप्शन तक का एक लाइन गांधी ने इकोनॉमिक सर्किल बना दिया और वह आंदोलन लोगों को आपस में जोड़ने का आधार भी बना। खादी कांग्रेसियों की पहचान बनी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ रहे थे, गांधी टोपी उनकी पहचान बनी। तो पॉलिटिकल काम भी हुआ, आर्थिक काम भी हुआ और एक पहचान भी बन गई। तो इस तरीके से किसी भी सवाल को और मुद्दे को आपको समझना है। और रचनात्मक कार्यों ने गांधी को इतने लंबे समय तक जिंदा रखा पॉलिटिकली, क्योंकि 1922 में जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ तो सुभाष चंद्र बोस सहित सभी नेताओं ने गांधी को एज ए पॉलिटिकल लीडर फेल घोषित कर दिया। गांधी इन्हीं रचनात्मक कार्यक्रमों के कारण सरवाइव करते हैं, लोगों में बने रहते हैं। 1934 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वापस हुआ, तब तो लोगों ने कहा, सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है कि हमको अल्टरनेटिव प्रोग्राम चाहिए, अल्टरनेटिव नेता चाहिए और अल्टरनेटिव तरीका से हमको आंदोलन करना है। उस समय भी गांधी को रिजेक्ट किया गया। 1934 में गांधी ने कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया था, है ना। फिर भी आंदोलन चला, फिर आगे चलकर भी गांधी को ही आंदोलन का नेतृत्व दिया गया जब 1942 में भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। तो लेकिन इन बिटवीन 1922 से 30 फिर 34 से 42 के बीच गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों ने ही उनको देश से जोड़ कर रखा और उन्हें मास लीडर बने रहने में मदद किया। तो इन चीज़ों को समग्रता के साथ समझ के जब लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर आएगा। इस सेक्शन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और अलग अलग पक्षों पर हम आपको ऑनलाइन भी यूट्यूब वीडियो के द्वारा आपको हम जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने हम अपने चैनल में तो गाना गाते नहीं हैं, चुटकुला सुनाते नहीं, लेकिन आप लोगों से है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्रॉनिकल एकेडमी का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, फ़ायदेमंद हो तो अपने दोस्त मित्रों से भी बोलें।